बॉन्ड डिसोसिएशन लिख रहे थे कि आपको बॉन्ड डिसोसिएशन दिए रहेंगे, उससे आपको एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालनी है। कल एक एवरेज वाला बताया था लास्ट में आपको मैंने कि हाइड्रोजन का, क्लोरीन का और HCl का एवरेज दिया हुआ है और वहाँ से आपको ये निकालना है कि किसका वैल्यू कितना आएगा उसमें से। ठीक, कि किसी का भी एक का क्या पूछे आपसे, बॉन्ड एनर्जी पूछे तो वही रिएक्शन लिखनी आपको आनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, कभी कभार क्या होगा, अगर आपको दोनों तरफ बॉन्ड एक जैसे दिख रहे हैं तो आप देखो पहले उसको प्लस करेंगे, बाद में उसी को माइनस करेंगे, तो उससे बेटर है कि आप थोड़ा क्या कर लें, उसको सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हैं, आपका टाइम बचेगा उससे। जैसे मान लो कोई आपसे पूछे हाइड्रोजिनेशन किसका, इथीन का, तो C2H4 प्लस H2 क्या बनेगा, C3H6। तो CH के बॉन्ड तो लेफ्ट में भी और CH के बॉन्ड राइट में भी है, तो रिएक्टेंट वाले प्लस करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट वाले माइनस करने पड़ेंगे, तो वही डाटा जोड़ना और वापस वही माइनस करना। आंसर उससे भी आ जाएगा, अगर आप प्लस माइनस करोगे तो भी आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है, पर फिर भी टाइम तो लगेगा, आपको ज़्यादा कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कभी आपको ऐसा लगे कि आपको दोनों साइड बॉन्ड क्या दिख रहे हैं, कुछ कॉमन बॉन्ड से, तो आप पहले उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आंसर आप दोनों को लिखकर भी ला पाएंगे, कोई बड़ा काम नहीं है उसमें। हाँ, कभी कॉमन मिल ही नहीं रहा है तो फिर तो कोई तरीका ही नहीं है। जैसे N2 प्लस 3H2 क्या बना, 2NH3, तो वहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि N2 में नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H है, और अमोनिया में सारे बॉन्ड कौन से वाले, N सिंगल बॉन्ड H वाले। तो वहाँ तो अपने पास वैसे भी कुछ कॉमन चीज़ है नहीं, तो काटने की कोई बात है नहीं, वहाँ तो सभी लिखना पड़ेगा। वही रिएक्टेंट माइनस क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करके आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। पर एक क्वेश्चन लिख लें ऐसा, कुछ कॉमन मिले आपको तो एक रिएक्शन लिख लेंगे, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन ऑफ C2H4, calculate heat of hydrogenation of C2H4, calculate heat of hydrogenation of C2H4 when bond dissociation energy for carbon single bond hydrogen, when bond dissociation energy for कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, कोमा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कोमा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन आर 130, 230, 330, 430 किलो कैलोरी रिस्पेक्टिवली, ठीक है, तो कितना आएगा, रिएक्शन लिखना सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि क्या आप C2H4 का हाइड्रोजिनेशन लिख पाएंगे। तो क्या बनेगा इसका हाइड्रोजिनेशन, कि कोई C2H4 पर मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, C3H6 में कन्वर्ट होगा। स्ट्रक्चर थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए किसकी क्या है, तो अगर स्ट्रक्चर बनाओ तो दिख रहा होगा C डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में H सिंगल बॉन्ड H, और C3H6 में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये भी 3 हाइड्रोजन। तो ऐसा कुछ है। अब डेल्टा H निकालने के लिए सारे रिएक्टेंट में से क्या माइनस करना पड़ेगा, प्रोडक्ट माइनस करना पड़ेगा, पर वो करने जाऊंगा तो मुझे पहले ये पहला वाला CH, दूसरा वाला, तीसरा वाला और चौथा वाला, 4 CH पहले प्लस करने पड़ेंगे उधर,
और फिर बाद में मुझे वहाँ से 1 2 3 4 5 6 माइनस भी करना पड़ेगा। तो थोड़ा टाइम बचा सकते हैं कि पहले काम करो, जो कॉमन दिख रहा है वो काट दो। इस वाले सी एच से ये वाला सी एच कट जाएगा, इस वाले सी एच से ये वाला सी एच कट जाएगा, इस वाले सी एच से ये वाला सी एच कम कर दो, और इस वाले सी एच से इस वाले सी एच को कम कर देना। अब क्या क्या बचा उसको लिख लो, अब तो नहीं कटेगा। तो अब क्या बचा रिएक्टेंट में, तो डेल एच आर। रिएक्टेंट में क्या बचा है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और कितनी है कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की 230, प्लस एक क्या बचा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, तो उसकी वैल्यू कितनी है 330, माइनस अब प्रोडक्ट में भी कम बचे, और क्या बचा प्रोडक्ट में कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन बचा, उसकी वैल्यू कितनी 430, प्लस दो क्या बच गए कार्बन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और कार्बन सिंगल कितना है 130, और उसका डबल करेंगे तो कितना आएगा ये 260 ही लेना पड़ेगा। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 560 माइनस ये हो जाएगा 690, तो वो 560 और ये माइनस करेंगे अगर 690, तो ये माइनस का 130 बचेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना, कभी कभार टाइम बच सकता है, वैसे मना नहीं कर रहा हूं। अच्छा फिर 3 हो गया यार, ना इसको पता नहीं एथेंस से प्रोपेन बनना क्यों है। तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे, इससे टाइम बचेगा, बाकी कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आंसर तो आप अगर सारे भी जोड़ते तो भी आपका सेम ही आएगा, और हर बार भी काम नहीं करेगा, केवल कब काम में आ सकता है जब अपने पास कुछ बॉन्ड ऐसे हों जो रिएक्टेंट्स में भी हो और कुछ बॉन्ड सेम प्रोडक्ट में भी मिल जाए, तो ये थोड़ा काम कर सकते हैं। हो जाएगा इतना, तो मेन तो यही है। थोड़ा सा दो चार नाम और आएंगे आपके पास, एक होता है हीट ऑफ सॉल्यूशन और एक होता है हीट ऑफ हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। तो दोनों का थोड़ा सा फर्क है कि सॉल्वेशन में आप उसमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ क्या डालते हैं, पानी डालते हैं, उसको हाइड्रेटेड फॉर्म बनाते हैं। तो हाइड्रेटेड फॉर्म बनेगा, सॉलिड का सॉलिड ही रहेगा, एक्वस नहीं बनेगा। और सॉल्यूशन में क्या करते हैं, उसको पानी में डाल के किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्वस फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और किसी का हाइड्रेटेड फॉर्म है मतलब पानी का बॉन्ड बन रहा है, तो हमेशा प्रोसेस क्या रहेगी एक्सोथर्मिक। और जो हीट ऑफ सॉल्यूशन है वो मे बी एक्सो है या मे बी क्या है एंडो है, वो डिपेंड करता है कि आपका कंपाउंड सोल्यूबल है या लेस सोल्यूबल है। तो दो नाम और डेफिनेशन के लिए, बस वो प्लस माइनस पता होना चाहिए। जैसे अभी तक आपने याद किया ही होगा कि ये ऑलवेज वाला है, ये एंडो वाला है और ये मे बी वाला है। याद किया ही होगा ना अपन ने, ये कौन सा वाला ऑलवेज एक्सोथर्मिक, कौन सा वाला ऑलवेज एंडोथर्मिक और कौन सा वाला मे बी वाला केस। तो रेगुलेटिंग पढ़ानी मेरे को इसलिए कि बस आप याद कर पाएं कि कौन सा एक्सोथर्मिक है और कौन सा एंडोथर्मिक। आपने यही याद नहीं किया कौन सा एक्सो एंडो है, तो वहां भी याद नहीं करेंगे आप तो उसका लिखने का मतलब भी क्या अपना फिर। ठीक है, तो शरत हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एंडोथर्मिक या ऑलवेज एक्सोथर्मिक या मे बी एंडोथर्मिक और मे बी एक्सोथर्मिक। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोला मैंने, एक्सोथर्मिक हीट ऑफ एटोमाइजेशन दोनों, हीट ऑफ फॉर्मेशन एंडोथर्मिक ऑलवेज, और हीट ऑफ कंबंशन एक्सो और एंडो दोनों, और हीट ऑफ सब्लिमेशन कुछ भी नहीं पता नहीं है। हीट ऑफ एलोट्रोपिक चेंज, हीट ऑफ एलोट्रोपिक चेंज ऑलवेज एक्सोथर्मिक। ठीक है, और क्या पढ़ा अपन ने और आगे, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन
एक्सोथर्मिक। ठीक है, सब सही बताया विशाल इसने, सारे सही हैं पक्का, कुछ भी गलत नहीं था। इतना विश्वास कैसे कर लिया तूने यार। मेरे से कोई पूछे, मैं नीचे होता तो भी कोई पूछता मुझसे ऊपर के शरद ने सब सही बताया क्या, तो बता गलत बताया, कुछ तो गलत होंगे ही सही। तो शरद कुछ ही सही है, मतलब एक दो ही सही बताया अपन ने, बाकी तो मोस्ट ऑफ गलत ही हैं। अब ये तो ना बहुत छोटी बात है इस चैप्टर की, बहुत छोटी सी बात है इस चैप्टर की, और ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का, कि आपको ये पता जरूर होना चाहिए कि कौन सी वाली एंथैल्पी कैसी होती है। तो शुरुआत करी थी कहाँ से, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से, मे बी एंडोथर्मिक मे बी एक्सोथर्मिक। उसके बाद बल मिला होगा हीट ऑफ कंबंशन, ऑलवेज एक्सोथर्मिक, हीट ऑफ एटोमाइजेशन एंडोथर्मिक, हीट ऑफ फॉर्मेशन मे बी, ठीक है मे बी वाला केस है वो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन हो गया। उसके बाद हीट ऑफ फ्यूजन मिला होगा एंडो, हीट ऑफ वेपराइजेशन एंडोथर्मिक, हीट ऑफ सब्लिमेशन एंडोथर्मिक, एलोट्रोपिक चेंज मे बी एंडो मे बी एक्सो, हीट ऑफ फॉर्मेशन मे बी एक्सो मे बी एंडो। उसके बाद आपको मिला होगा हाइड्रोजिनेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, बॉन्ड डिसोसिएशन हीट ऑलवेज एंडोथर्मिक, रेजोनेटिंग एनर्जी ऑलवेज एक्सोथर्मिक। तो कम से कम ये तो याद रखें आप कि मान लो कभी यही आ गया एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंडोथर्मिक इन नेचर, और नीचे ये चार नाम लिखे रहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन, सब्लिमेशन, कंबंशन, हाइड्रोजिनेशन। तो कौन सा एंडोथर्मिक है, हीट ऑफ वेपराइजेशन कैसा रहेगा, एंडोथर्मिक रहेगा। बहुत सारे साइन पूछेगा, आगे जाके रिएक्शन देके प्लस आएगा कि माइनस आएगा, कैसे पता चलेगा, पहले तो पहचानना पड़ेगा रिएक्शन कंबंशन की है फॉर्मेशन की है। जैसे ये वाली इसी का पूछ ले, डायरेक्ट पूछ ले कि इसका डेल्टा एच क्या आएगा, अब पता होना चाहिए क्या है ये। हाइड्रोजिनेशन है तो क्या आएगा, ये एक्सोथर्मिक आएगा तो डेल्टा एच किस में आएगा, माइनस में आएगा। यही याद नहीं कर रहे अभी तक आप कि कौन सा एंडोथर्मिक और कौन सा एक्सोथर्मिक। ठीक है चलो आगे, दो डिफरेंस समझा रहा हूं। जैसे मान लो एक कॉपर सल्फेट है, तो एक बार इस कॉपर सल्फेट में केवल उतना पानी डालेंगे जितनी इसकी आवश्यकता है, और इससे इसका हाइड्रेटेड फॉर्म बनाना है। तो पहले भी ये कॉपर सल्फेट कैसा है, सॉलिड वाला, और बाद में भी आपका ये कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, और कैसा बनेगा सॉलिड। तो यहां पे केवल आप इसका हाइड्रेशन करवा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। केवल क्या हो रहा है, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये कॉपर सल्फेट क्या कर रहा है, पानी के साथ कोई ना कोई बॉन्ड बना रहा होगा। और अगर बॉन्ड बनना हमेशा कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, तो ये वाला जो रिएक्शन है इसका डेल्टा एच ना ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव। और एक रिएक्शन क्या होती है कि जहां अपन कॉपर सल्फेट में, कॉपर सल्फेट सॉलिड में आप एक्सेस ऑफ H2O डाल दें, तो फिर ये पूरा कॉपर सल्फेट पहले तो क्या बनेगा, हाइड्रेटेड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये एक्वस में। तो फिर आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर सल्फेट, कौन सा वाला, एक्वस वाला, तो इसको बोलते हैं डेल्टा एच सॉल्यूशन। और ये रिएक्शन में भी एंडोथर्मिक हो सकती है, या ये में भी एक्सोथर्मिक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, यहाँ उसको पूरी तरह पानी में डिजोल्व करना चाह रहे हैं। तो दो टाइप की एनर्जी होती है, लेटिस एनर्जी और एक हाइड्रेशन एनर्जी, और किसका क्या ज़्यादा है। अगर किसी का हाइड्रेशन ज़्यादा होता है तो वो एक्सोथर्मिक होगा सॉल्यूशन, और किसी का लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगा तो फिर वहाँ पे ये प्रोसेस क्या मिलेगी आपको, एंडोथर्मिक। क्योंकि आपको वापस इसको पानी में डालना है, तो इसको डिजोल्व करना है, और कैसे होगा, ये कॉपर सल्फेट तो नहीं रहेगा वहाँ पे, क्या मिलेगा, कॉपर +2 एक्वस, और क्या मिलेगा, SO4 2- एक्वस मिलेगा। तो ऐसे ये दो नाम है, बस आपको इनका वही पता रखना है कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक। तो ये थोड़ा सा है, वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, पर फिर भी इस बार आया हुआ है हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, उसमें कुछ नहीं है कि एक्वस से वापस क्या बनाना है, सॉलिड फॉर्म में उसको बाहर निकालने को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। तो एक वो भी लिख लेंगे। ठीक है, पर पहले ये तीन नाम तो लिखे, पहला लिखना एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, पहला एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन लिखना, अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड,
amount of heat released, amount of heat released when 1 mole of, amount of heat released when 1 mole of a compound, amount of heat released when, amount of heat released when 1 mole of a compound, when 1 mole of a compound are react with, are react with limited amount of water, are react with limited amount of water, are react with limited amount of water and converted, and converted, and converted into their, and converted into their hydrated, and converted into their hydrated form, and converted into their hydrated form. ठीक, और दूसरी बात, इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और ये ऊपर वाली रिएक्शन उतार लेंगे, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन. इट इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक, और ऊपर वाले को आप उतार लेंगे. ये कॉपर सल्फेट में आप पानी डालें लिमिटेड अमाउंट में, और केवल क्या बने वो कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, और सॉलिड का अभी भी वो सॉलिड के फॉर्म में ही रहेगा. वही, ठीक है. आगे दूसरा लिखेंगे आप, हीट ऑफ सॉल्यूशन या एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. हीट ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. हीट ऑफ सॉल्यूशन और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन लिखना. अमाउंट, चेंज इन हीट, चेंज इन हीट, change in heat when, change in heat when 1 mole of a compound, change in heat when 1 mole of a compound, change in heat when 1 mole of a compound are dissolve in, are dissolve in excess of water, are dissolve in excess of water, are dissolve in excess of water and form, and form their aqueous solution, and form, and form their aqueous solution, and form their aqueous solution are known as, are known as heat of solution, are known as heat of solution. और सेकेंड पॉइंट, इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक. इट मे बी एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, और ये दूसरी वाली रिएक्शन उतार लेंगे. ठीक है. ये हो गया. ठीक है. दूसरा आगे, अब हुआ क्या, एक नाम होता है क्रिस्टलाइजेशन. तो उसका एक सिंपल सा मतलब होता है कि कोई पानी का एक्वस सॉल्यूशन है, उसमें से उसको वापस बाहर निकालना सॉलिड फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइजेशन. जैसे मान लो कोई बोला आपसे कॉपर सल्फेट का क्रिस्टलाइजेशन, तो आपको इसका एक सॉल्यूशन लेना है जिसमें कॉपर +2 कैसा होगा एक्वस फॉर्म में, प्लस सल्फेट 2- भी कैसा होगा एक्वस फॉर्म में, और उसको बाहर निकालना है किसमें, कॉपर सल्फेट सॉलिड फॉर्म में. ठीक है. आपसे कोई बोले NaCl का क्रिस्टलाइजेशन करवाना है, तो पहले पानी में रहेगा वो Na प्लस एक्वस रहेगा, और क्या रहेगा Cl- एक्वस, और फिर वो कन्वर्ट होगा NaCl सॉलिड में. तो Na प्लस एक्वस प्लस Cl- एक्वस, उससे क्या बनाना NaCl सॉलिड. इस रिएक्शन का नाम होता है क्या, क्रिस्टलाइजेशन. ये प्रोसेस है कि कोई सॉल्यूशंस होते हैं उसमें से क्रिस्टलाइज करना, मतलब
उसमें से, उस आयन के फॉर्म में से क्या निकालना, सॉलिड पार्टिकल को बाहर निकालना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। अब एनसीईआरटी में लिखी हुई तो नहीं है, बट फिर भी इस साल का थर्मो क्वेश्चन उसी से है बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है वो, कि ऐसा हुआ है तो इतनी हीट वहाँ से निकली, इतना बनाने के लिए देना पड़ा होगा, तो वही आया गया बराबर ही करना था, खैर ज़्यादा कुछ खास तो था नहीं उसमें। पर दिक्कत क्या है, वो नई टाइप की हेडिंग है, वो अपने एग्जाम में कभी सोच नहीं पाए, इस टाइप सिर्फ क्वेश्चन है। बाकी थोड़ा पता हो तो बहुत आसान है, वो तो कुछ भी नहीं करना था उसमें, देख कैंसर आ जाए उसका तो लिख लेंगे उसको आप। नीट 2025 का क्वेश्चन है, मैं बताता हूँ है कुछ नहीं उसमें, पर अब क्या करें। द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, द स्टैंडर्ड heat of formation, the standard heat of formation in kilocalorie per mole, the standard heat of formation in kilocalorie per mole of Ba+2 is, ठीक है क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन इन किलो कैलोरी पर मोल, इन किलो कैलोरी पर मोल ऑफ Ba+2 इस, ठीक है। नीचे ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी हुई है, ऐसा ब्रैकेट बना के लिखा हुआ है गिवन, और लिखना आगे गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक। क्वेश्चन वहाँ खत्म हो गया, फिर बाद में नीचे इस बॉक्स में कुछ बातें दे रखी है ब्रैकेट में, गिवन स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO4 2 माइनस आयन, ऑफ SO4 2 माइनस आयन एक्वस, SO4 2 माइनस आयन एक्वस इज इक्वस टू माइनस ऑफ 216 किलो कैलोरी पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। तो इसका कितना है, किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। आगे अगला, इसी में आगे नीचे स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, अगला स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 solid is, BaSO4 solid is minus of 4.5 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस ऑफ 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। आगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ऑफ BaSO4 solid इज माइनस ऑफ 4.5 किलो कैलोरी पर मोल। आगे एक और बात दे रखिए, तीसरी चीज स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ BaSO4 solid, BaSO4 solid is minus of 349 किलो कैलोरी पर मोल, माइनस ऑफ 349 किलो कैलोरी पर मोल, ठीक है। और ये पहला ऑप्शन था, इसमें माइनस ऑफ 128.5, दूसरा माइनस ऑफ 133, और तीसरा था शायद ये प्लस ऑफ 133, और चौथा है प्लस ऑफ 220.5। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, आसान कैटेगरी में नहीं आता, ये थोड़ा अलग टाइप का था, तो सालों से ऐसा नहीं आ रहा है, इस साल ऐसा कुछ पूछ लिया इसमें, ठीक। तो थोड़ा अजीब सा है ये, बाकी तो आसान है। बाकी थर्मोडायनेमिक्स आसान ही था, ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब था। हुआ क्या इसमें, 3-4 चीज़ें हैं। एक तो BaSO4 का क्रिस्टलाइजेशन है, एक अपने पास BaSO4 का फॉर्मेशन भी है, एक अपने पास SO4 का फॉर्मेशन भी, और क्या निकालना है अपने को, Ba+2 का फॉर्मेशन निकालना है। तो सिंपल सा अगर आप उससे भी जाएं हेज लॉ से कि क्या क्या है आपके पास और क्या क्या चाहिए आपको, तो सिंपल सा आपको रिएक्शन क्या चाहिए, बढ़ाऊं उसको आगे,
ये डाटा लिख लिया आपने। ठीक, देखो क्या क्या है अपने को, ये चाहिए अपने को, मतलब अपने को कहीं ना कहीं Ba+2 का फॉर्मेशन निकालना है। तो मान लिया कि कितना होगा, x होगा, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है, तो निकलेगा। दूसरा आपके पास SO4 2- का फॉर्मेशन भी था कि SO4 2-, इसका डेल्टा H है आपके पास कितना जो भी दिया हुआ है। अब कैसे बनेगा सल्फर 2-, एक सल्फर लेना पड़ेगा, 2O2 लेने पड़ेंगे, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन भी लेने पड़ेंगे। BSO4 कैसे बनेगा भाई, BS सॉलिड लेंगे, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो सीधा ही पहुंच जाएंगे कहाँ पे, Ba+2 पे। तो उसका चाहिए अपने को कि क्या लगा होगा। दूसरी बात आपके पास एक क्रिस्टलाइजेशन भी है किसका, BaSO4 का सॉलिड फॉर्म क्रिस्टलाइजेशन किससे हुआ होगा कि कहीं ना कहीं आपके पास ये Ba+2 एक्वस रहा होगा और साथ में ये SO4 2- एक्वस रहे होंगे, किस में कन्वर्ट हुए होंगे, BaSO4 सॉलिड। इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टलाइजेशन। इसकी वैल्यू कितनी है, -4.5। इसका वैल्यू कितना था, सल्फेट का फॉर्मेशन कितना है, -216। एक और डाटा है आपके पास, BaSO4 का फॉर्मेशन भी है। अब BaSO4 ऐसे तो नहीं बना होगा, फॉर्मेशन में तो किससे बना होगा, ये बना होगा किससे, Ba सॉलिड से। किससे बना होगा ये, Ba सॉलिड से, प्लस किससे बना होगा ये, सल्फर सॉलिड से, प्लस किससे बना होगा ये, 2 ऑक्सीजन, कौन सी वाली, गैस वाली। और इसका डेल्टा एच भी दिया हुआ है कितना, इसका डेल्टा एच भी है आपके पास, कितना था ये, -349। तो साफ साफ दिख रहा है क्या करना पड़ेगा, इन लास्ट वाली बनाने के लिए ऊपर वाली 3 में क्या करना पड़ेगा कि ऊपर वाली 2 को आपको रिवर्स करना पड़ेगा। नहीं, ऊपर वाली 2 को भी एज इट इज लेना पड़ेगा, नीचे वाली को भी क्या लें आप, एज इट इज ही लें। अरे तीनों को सीधे जोड़ दो, आ जाएगी या चौथी वाली, या नहीं दिख रही है आपको, लिखूं क्या वो सल्फर अल्फर। ये Ba कैसे बना होगा, Ba कौन सा रहा होगा, सॉलिड वाला, और कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए होंगे। SO4 2- कैसे बना होगा, सल्फर रहा होगा, 2 मोल ऑक्सीजन गैस रहा होगा, और कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए होंगे। अब मान लो अगर मैं इन तीनों को जोड़ दूं ऊपर वाली को, तो उससे क्या फायदा, Ba+2 से क्या कट जाएगा, Ba+2, SO4 2- से क्या कट जाएगा, SO4 2-, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या कट जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्या बचा केवल, Ba सॉलिड, सल्फर सॉलिड, साथ में क्या बचा, 2O2 गैस, और इधर क्या बचा ये BaSO4 क्या आया, सॉलिड। तो ये आ गया। तो इन तीनों को जोड़ दे दिया जानी चाहिए, इन तीनों को जोड़ दे दिया जानी चाहिए। तो कितनी चाहिए अपने को, 349 निकलनी चाहिए। माइनस तो क्या कर रहा है, ये बता रहा है कितना रिलीज हुआ होगा, 349 क्या हुआ होगा, रिलीज हुआ होगा। उसमें से 4.5 तो यहाँ से मिल गया, 4.5 के बाद 216 यहाँ से मिल गया, तो दोनों को प्लस करो तो कहीं ना कहीं 220.5 है ये। तो 225 तो मिल गया अपने को, चाहिए कितना अपने को, 349। मतलब आएगा भाई कि कहीं भी 349 में से कितना, 220.5 माइनस करना पड़ेगा। तो 349 में से 2 गया तो कितना, 149, और उसमें से अगर 20 और घटाएं आप तो कितना, 129, और उस 129 में से 0.5 और जाएगा तो कितना बचेगा ये, 128। तो ऐसा था ये। तो एक्चुअल प्रॉब्लम क्या, ऐसी रिएक्शन है ये, 3 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू अपन ने कितनी ले ली, x। तो यहाँ से दिख रहा होगा x प्लस 216 प्लस 4.5 सारा किसके इक्वल, -349 के। ये दोनों माइनस माइनस प्लस होंगे, इधर आके प्लस कर देना। तो यहाँ से अब रिलेशन क्या बनेगा कि x -216 -4.5 इक्वल्स टू कितना, -349। और इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस में आके इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो x की वैल्यू आएगी वो -128.5 थी। तो ये थोड़ा एक अलग वेराइटी क्वेश्चन था, क्योंकि कभी भी वो क्रिस्टलाइजेशन पहले से एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। तो ऐसा आपको बनाना था। पूरा है वो हेज लो ही कि 4 रिएक्शंस हैं वो तो, और उनको अरेंज ही करना है आपको कि कौन सी दी हुई है, कैसे आप उसकी वैल्यू निकालें। तो ये इस साल 2025 का एक नीट का क्वेश्चन है थर्मोडायनेमिक्स। बाकी 2 एंट्रोपी वेंट्रोपी के हैं, वो तो आसान ही है। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, है ये भी आसान, ऐसा कुछ खास अलग से नहीं करना था इसमें।
और पूरे चैप्टर से मिला के बस मात्र एक क्वेश्चन है। तो उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स से तो कुछ भी नहीं। तो ऐसा नहीं है ना, तो वही दिक्कत है। नीट है वो, आप थोड़ा ऐसा मान मत लेना कि ये बहुत आईएमपी है, ये लेस आईएमपी है। सब आईएमपी है यहाँ पे, किसी से कितने भी आ जाते हैं। ये थर्मोडायनेमिक्स से एक क्वेश्चन था इस साल, और वो केमिकल इक्विलिब्रियम से 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो वाली प्रॉब्लम है थोड़ा बहुत ना। चैप्टर सारे पढ़ने पड़ेंगे, आने में किसी से कितने भी आ सकते हैं। आप छोड़ नहीं सकते कि यार इसे देख ही आता है, छोड़ देते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, इससे 3-4 आते हैं, पर इस साल कितना आया इससे एक, और वो भी एक भी कैसा आया, ये सब तो पढ़ के सब जाना पड़ता है। चाहे फिर ऊपर ऊपर से पढ़ के जाएं तो फायदा है। 4-5 चैप्टर डिटेल पढ़ के भी कुछ नहीं होता, सब पढ़ना जरूरी है, सारे चैप्टर, क्योंकि हर चैप्टर का लगभग लगभग आईएमपी पोर्शन ही आता है। 10-15 क्वेश्चन हैं जो थोड़े से आउट ऑफ दिख जाए, बाकी तो 30 वही हैं कि सब बेसिक बेसिक क्वेश्चन है। तो ये ऐसा क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा क्वेश्चन था, तो थोड़ा आप इसको देख लेंगे। तो कभी आपसे बोले क्रिस्टलाइजेशन तो क्या होता है, एक्वस आयन से क्या बनाना, सॉलिड में कन्वर्ट करना, क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहलाता है। हो जाए भाई। तो कितने टाइप की हो गई, और कुछ छूट तो नहीं रहता ही है। क्रिस्टलाइजेशन, सब्लिमेशन, बॉन्ड डिसोसिएशन, कंबंशन, फॉर्मेशन, कैलोरीफिक हीट ऑफ फॉर्मेशन। ठीक, तो ये एटलीस्ट इतने टाइप की एंथैल्पिया है आपके पास। ठीक है, और सबका डेफिनेशन काम का है, ताकि आप सबका रिएक्शन लिख पाएँ, कितना अमाउंट रहा होगा, क्या रहा होगा, तो वो सारा आपको कैलकुलेट करना है, उसमें से हो जाएगा इतना। चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे आप। चलो एक क्वेश्चन लिखना, अ सॉल्यूशन ऑफ a solution of a solution of 500 ml of a solution of 500 ml of 500 ml of 2 molar KOH, 500 ml of 2 molar KOH, KOH is added, KOH is added, is added to, is added to, is added to 500 ml of 500 ml of 2 molar HCl। ठीक है, तो 500 ml 2 मोलर KOH को आप 500 ml 2 मोलर HCl में ऐड करते हैं, HCl, and the mixture and the temperature of mixture and the temperature of mixture is rise in temperature, is rise in temperature, is rise in temperature T1, is rise in temperature T1। तो कितने से बढ़ा ये, इन दोनों को ऐड करने पे वो जो सॉल्यूशन था उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ा, T1 से। आगे आगे द एक्सपेरिमेंट, the experiment, the experiment is again, the experiment is again using a using a using a using a 250 ml
250 ml of KOH, 250 ml of KOH and 500 ml of HCl. The experiment again using 250 ml of KOH and 500 ml of HCl solution. The rise in temperature is T2. The rise in temperature is T2. The rise in temperature is T2. तो पहले जो राइज हुआ वो T1 हुआ, जो बाद में हुआ वो T2 हुआ. ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. 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 पहला ऑप्शन T1 इक्वल्स टू T2. पहला T1 इक्वल्स टू T2. दूसरा T1 इज 2 times, T1 is 2 times larger as T2. अगला T2 is twice larger of T1. या चौथा T1 is 1.5 times larger as T2. तो क्या लगता है किस वाले केस में टेम्परेचर राइज बराबर आया होगा, 2 टाइम आया होगा, T टाइम आया, कितना आया होगा? क्या लगता है सर, T1 इक्वल्स T2 या कुछ और? दूसरा कितना? तो दिख रहा है कि पहले वाले में अमाउंट डबल था, 500 था, तो वॉल्यूम भी कितना हो गया होगा 1000, और वहाँ जो हीट निकली होगी वो भी जो भी निकली होगी उसने उस 1000 का टेम्पराइज किया कितने से, T1 से. दूसरे वाले में आपने एक को 500 कर 250 कर दिया, तो आपका वॉल्यूम तो कितना रह गया 750. लेकिन जो आपकी हीट लिबरेट हुई होगी वो आधी हुई होगी. तो हीट लिबरेट कब होती है? जब पूरा NaKOH किससे रिएक्ट करता, पूरे HCl से तो हीट मिलती. अभी अपने पास लिमिटिंग रिएजेंट कौन है यहाँ पे, 250 ml KOH. तो 250 ml KOH किससे रिएक्ट करेगा, केवल 250 ml HCl से. तो हीट कितनी निकलेगी, आधी निकलेगी. तो हीट तो हो गई आधी. तो वैसे आपका अमाउंट भी क्या होना था, आधा अगर हो जाता तो फिर तो वैल्यू बराबर ही आती, पर अमाउंट आधा नहीं हुआ है. अब अमाउंट कितना है? जैसे कल अपन ने क्वेश्चन किया था सेम कि 10-10 को पहले अपन ने कितने को मिलाया था, कल अपन ने सेम किया था कि 20 + 20 को मिलाया था और बाद में कितने को 10 + 10 को मिलाया था. तो यहाँ बाद वाला वॉल्यूम कितना है, पहले 40 था, बाद में वॉल्यूम कितना हो गया, केवल 20 हो गया. तो यहाँ अमाउंट डबल था, हीट भी मान लो 2x निकली होगी. तो यहाँ हीट कितनी निकली होगी, x. तो उस 2x को राइज करना है कितने का, 40 का. इस x को राइज करना है कितने का, 20 का. तो अगर अमाउंट आधा हुआ हीट का तो वो अमाउंट भी क्या हो गया, आधा हो गया. तो कल तो आंसर क्या आया था, कल ये T1 बराबर था किसके, T2 के. पर आज ये हुआ अगर दोनों को आधा नहीं किया है, केवल किसी एक को आधा किया. तो पहले अपन ने क्या लिए, 500 प्लस कितने लिए, 500. तो यहाँ आपका वॉल्यूम कितना हो गया होगा, 1000. और यहाँ जो हीट निकली वो मान लो कितनी निकली, x. यहाँ हीट कितनी निकली, x. या चलो डबल वाला बात चल रहा है तो कितना ले लो, 2x. तो 2x ने राइज कितने का किया, 1000 का. और कितने से राइज किया, T1 से. और दूसरे वाले में आपने इसको कर दिया 250 और इसको केवल कितना रखा अभी भी, 500.
तो अब जो आपका वॉल्यूम होगा सॉल्यूशन का वो कितना होगा 750, पर हीट आपको केवल x मिली होगी। जो आपको हीट मिली होगी केवल कितनी मिली होगी, x मिली होगी, क्योंकि अब यहाँ पे केवल इस वाले 250 से इसका केवल 250 ही रिएक्ट किया होगा, तो हीट केवल कितनी मिलेगी आपको, x मिलेगी। तो पहले 2x ने मिलकर किसका राइज किया, 1000 का, और कितने से राइज किया, T1 से, और बाद में ये x राइज कर रही है किसका, 750 का, और कितने से कर रही है, T2 से। तो क्या लगता है आपको कौन सी वैल्यू बड़ी होगी और कितनी टाइम होगी। तो वैसे दिख रहा है कि बड़ा छोटा तो आएगा, यहां भी आप आधा कर लो, तो यहां वो x किलो जूल हीट केवल कितने का टेम्पराइज कर रही है, 500 का, और यहां वो x किलो कितने का राइज कर रही है, 750 का। मतलब यहां पे राइज तो कम ही आएगा, और दिख भी रहा होगा 500 है और यहाँ 750 है, तो अमाउंट लगभग लगभग कितना 1.5 टाइम वाला आएगा। तो इसका आंसर कौन सा वाला है, वो चौथा वाला, कि T1 इज 1.5 टाइम्स लार्जर। कुछ तो गलत है, किसको नाम दिया था T1, अरे कहाँ गया क्वेश्चन। तो पहले वाले में आप 500 और 500 कितना था, वो 1000 वॉल्यूम हो गया, और कितना हीट था आपके पास, 2x था, और बाद वाले में आपके पास x क्या हो गई 750, तो थोड़ा लगभग लगभग 1.5 टाइम का डिफरेंस है वो। तो थोड़ा दिक्कत देगा। बाकी अपना कल वाला क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट है कि अमाउंट बराबर बराबर डबल ही करता है, तो डबल कर तो आपको हमेशा आंसर आएंगे T1 इक्वल्स टू क्या आएंगे, T2 वाले आंसर ज़्यादा मिलेंगे। बट ये थोड़ा एक पेपर अच्छा वाला था, इसमें से क्वेश्चन मिले थे, तो ऐसा ना भी कर पाए तो भी ठीक चलेगा, लेकिन वो कल वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। तो वहाँ याद रखना कि मास डबल हुआ तो हीट भी आपकी क्या हुई, डबल हुई, तो टेम्परेचर राइज भी क्या आएगा, डबल आएगा। पर यहाँ पे हीट तो आधी हो गई, हीट तो क्या हो गई, आधी हो गई, लेकिन वॉल्यूम आधा नहीं हुआ। तो इतना हो जाएगा। दूसरी बात, थोड़ा एक फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, एक फिजिक्स का क्वेश्चन करेंगे, आप कर लेंगे फिजिक्स का। तो एक फिजिक्स का क्वेश्चन लिखेंगे आप, एक फिजिक्स का क्वेश्चन लिखेंगे आप। द एंथैल्पी चेंज, द एंथैल्पी चेंज, नहीं फिजिक्स का क्वेश्चन थोड़ा सा, द एंथैल्पी चेंज इन द कंबंशन ऑफ ग्लूकोज, the enthalpy change in the consumption of glucose is minus 2880 kilojoule per mole. The enthalpy of combustion of glucose is minus 2880 kilojoule per mole. आगे 25% of this energy, 25% of this energy, 25% of this energy is available for muscular work. 25% of this energy is available for muscular work. 25% of this energy is available for muscular work. आगे, if 100 kilojoule of, if 100 kilojoule, if 100 kilojoule, if 100 kilojoule of muscular work, if 100 kilojoule of muscular work is needed to walk 1 kilometer, is needed to walk, तो 1 किलोमीटर चलने के लिए इतना चाहिए, टू 1 किलोमीटर, इज नीडेड टू वॉक 1 किलोमीटर। आगे, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस दैट अ पर्सन विल बी ट्रेवल, व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्टेंस that a person will be travel after eating 120, after eating 120 grams of glucose, 120 grams of glucose। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा,
पहला ऑप्शन है 19.2 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है इसका 9.6 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है इसका 2.4 किलोमीटर, या चौथा ऑप्शन है इसका 4.8 किलोमीटर चल पाएगा वो। तो कितना चल पाएगा वो? तो ये डिस्टेंस निकालें आप, कितनी डिस्टेंस कवर की होगी उसने अगर वो 120 ग्राम ग्लूकोज खाकर निकला है घर से। हाँ विशाल, तो कितना निकाला है? मैंने कहा बैठा है तो कभी निकल गया हो। तो ये थोड़ा आप लगाएं इसमें, कितने किलोमीटर चला होगा ये। हम्म। 4.8 कितना था? 120 ग्राम ग्लूकोज खा के निकला है ये घर से। तो अगर 120 ग्राम ग्लूकोज खा के निकला है तो ग्लूकोज का मोलर मास कितना? 180, यानी कि 2/3 खा के निकला है। तो 2/3 हीट मिली होगी, 2/3 तो 2800 7 900 का डबल लगभग 1800, और 1800 का भी 25%, मतलब 450 तो चौथा आंसर आएगा। ठीक है, 4.8। ठीक है, क्या करें अब? वो हीट ऑफ कंजम्पशन है, मतलब 1 मोल ग्लूकोज पे कितनी हीट मिली होगी? 2880 मिलेगी, पर 1 मोल खा के नहीं निकला। कितना निकला हो? केवल 120 ग्राम ग्लूकोज खाकर निकला। तो 120 ग्राम ग्लूकोज के मोल कितने? 120 को डिवाइड किससे करेंगे? 180 से। तो ये मोल आएगा 2/3। तो कितने मोल खाकर निकला? 2/3। और पर मोल पे कितनी हीट मिलती है उसको? 2880 पर खाया कितना उसने? 2/3। तो यहां से वो हीट आएगी जो उसको मिल सकती थी, मतलब जो उसको मिली होगी, पर जो उसने चलने में खर्च की वो केवल इसका 25% है। तो आपको फिर एक्स्ट्रा इसका क्या निकालना पड़ेगा? 25% भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए वही आप इसको डिवाइड किससे करो? 100 से, और मल्टीप्लाई किससे कर दो? 25 से। तो 25 से 100 4 टाइम जाएगा, 4 से इसको काट देना, कितना हो जाएगा? 2, 2 से इसको काट देना 1440। तो कितना हीट है उसके पास? 1440 बाई कितना? 3। तो इसको अगर आप डिवाइड करें तो कितना आएगा? ये 3 से डिवाइड करोगे, दिख रहा है 500 में कुछ कम है ये, तो कितना आएगा? 480। तो कितना आया ये? 480 किलो जूल हीट है उसके पास चलने के लिए। और 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए उसको? 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए उसको? दिखा तो कितना था? 100। तो है कितनी उसके पास? 480 है उसके पास चलने के लिए। तो कितना चलेगा वो? 4.8 किलोमीटर चलेगा वो। तो इसका आंसर आएगा 4.8। तो ऐसा आपको रिलेट करना है कि इतना हुआ है, तो 1 मोल के लिए कितना? 2880 मिला होगा, पर 1 मोल खाकर नहीं निकला है। कितना खाकर निकला है? केवल 2/3 मोल उसने ईट किया है। तो आंसर 2/3 का मल्टीप्लाई करेंगे, पर क्या सारा का सारा काम चलने में लगा देगा? तो उस एनर्जी का केवल 25% काम आ रहा है किसमें? चलने में। तो जो एनर्जी मिली थी उसको, उसका भी क्या निकाला?
25%, वो कितना आया 480, और 1 किलोमीटर चलने के लिए कितना चाहिए 100 किलो जूल। तो अगर मेरे पास 480 है तो कितने किलोमीटर चल पाएगा वो 4.8 किलोमीटर चल पाएगा। हो गया ये। तो ऐसा कभी आया थोड़ा बहुत सोच लेना, ज़्यादा तो नहीं आता, टेस्ट में मिलेंगे, नीट में तो नहीं मिलेंगे, ठीक। या आप वो बुक लगाएं तो उसमें हो सकता है आपको मिल जाए। अगला दो स्टेटमेंट है, आपको सही और गलत बताना है, ठीक है, कौन सा सही है और कौन सा गलत है। दो स्टेटमेंट है, पहला वाला, पहला ऐसा लिखा हुआ है कि हीट evolved in the neutralization in the neutralization of 1 mole H2SO4 and 1 mole HCl with NaOH is same, ठीक, इज सेम। और दूसरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है बोथ HCl and H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड। और नीचे वही ऑप्शन, पहला सही दूसरा गलत, दोनों सही दोनों गलत, दूसरा सही पहला गलत, ठीक है। तो क्या लगता है कौन सा सही कौन सा गलत। तो हीट इवॉल्व इन द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ 1 मोल H2SO4 एंड 1 मोल HCl आर सेम, या दूसरा वाला बोथ HCl एंड H2SO4 आर स्ट्रॉन्ग एसिड। कितने सही हैं दोनों, दोनों सही है। दूसरा तो मेरे को भी सही लग ही रहा है कि HCl और H2SO4 दोनों ही क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब ये तो पता ही होगा आपको, मेन तो पहले वाले की बात चल रही है अपनी। क्या लगता है आपको सही है गलत है। सही है पहला वाला, दोनों के एक एक मोल लिए तो हीट बराबर आएगी, नहीं आएगी। एक एक मोल थोड़ी लेते हैं यार, उसमें 1 ग्राम इक्विवेलेंट लेते हैं, और HCl का 1 मोल केवल उसके 1 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है, और H2SO4 का जो 1 मोल है वो उसके 2 ग्राम इक्विवेलेंट के बराबर है। तो जो हीट आपको H2SO4 वाले केस मिली होगी वो HCl वाले से डबल मिलेगी आपको। तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है। हाँ, पहला वाला सही कब हो जाता जब यहाँ मोल की बजाय क्या लिखे होते ग्राम इक्विवेलेंट, कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4, और ये भी क्या होता 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ किसका होता HCl का। तो ये सही है। अभी ये 1 मोल है, 1 मोल का मतलब ये 2 ग्राम इक्विवेलेंट है ये, और ये 1 मोल का मतलब वापस क्या है केवल ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट ही है ये। हाँ, यहाँ HCl की बजाय और यहाँ H2SO4 की बजाय HNO3 लिखा होता तो फिर सही था ये, क्योंकि HNO3 और HCl दोनों का वैलेंस कितना है 1-1 है, दोनों का मोल और ग्राम बराबर ही आएगा, तो तब ये सही हो जाता। तो ऐसा भी नहीं बोल रहा हर बार गलत आएगा मोल वाली लाइन। कब गलत आएगी मोल वाली लाइन, जब दोनों का वैलेंसी फैक्टर क्या होगा अलग अलग। वैलेंसी फैक्टर सेम है तो फिर आप मोल में भी बातें सेम कर सकते हैं। हाँ, और दूसरी बात अगर एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक है तो फिर तो अगर आप ग्राम इक्विवेलेंट भी लेंगे तो भी बात गलत आएगी। मान लो यहाँ बोलता कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ CH3COOH और 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ HCl, दोनों में सेम आएगी क्या, दोनों में क्या आएगी अलग अलग आएगी। और उसका रीजन फिर नीचे लिखा होता है कि स्ट्रॉन्ग है और एक क्या है वीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, ठीक। तो ऐसे ये भी आसान क्वेश्चन भी मिलते हैं ये, ठीक है, और भी थोड़े आसान भी है पर अब वो तो आप लगा ही लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, अगला एक क्वेश्चन लिखेंगे। द मैग्नीट्यूड, स्टेटमेंट है ये भी, स्टेटमेंट फर्स्ट लिखना, स्टेटमेंट फर्स्ट द मैग्नीट्यूड, स्टेटमेंट फर्स्ट द मैग्नीट्यूड the magnitude of enthalpy
एंथैल्पी ऑफ कंबंशन, COMBUSTION, कंबंशन ऑफ डायमंड is greater than that of graphite. The magnitude of enthalpy of combustion of diamond is greater than that of graphite. और दूसरा स्टेटमेंट, graphite is thermodynamically, graphite is thermodynamically more stable form of carbon than a डायमंड। तो इसमें कितने सही है? पहला सही, दूसरा गलत, दूसरा सही, पहला गलत, दोनों सही, दोनों गलत। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबंशन ऑफ डायमंड इज ग्रेटर देन ग्रेफाइट, सही बात है, कल ही बात हुई अपनी। जो ज़्यादा स्टेबल होगा उसका डेल्टा एच कंबंशन की वैल्यू क्या आएगी? ज़्यादा आएगी। जो कम स्टेबल होगा उसकी ज़्यादा आएगी, सिर्फ यूनिवर्सली थी। और ये पढ़ी रहे हैं कि ग्रेफाइट और डायमंड में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है। और अगर ग्रेफाइट ज़्यादा स्टेबल है तो हीट रिलीज कौन करेगा ज़्यादा? डायमंड वाला हीट ज़्यादा रिलीज करता है। तो पहला भी सही है और ये दूसरा वाला भी सही है। हो गया ये। चलो आगे एक मैच द कॉलम लिखेंगे। मैच द कॉलम, ये तो आसान है, ठीक है। मैच द कॉलम, और इधर कॉलम फर्स्ट है और यहाँ पे कॉलम सेकंड लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है ए में लिखा हुआ है कार्बन डायमंड प्लस O2, उससे बना CO2। बी में लिखा हुआ है कार्बन ग्रेफाइट प्लस O2, उससे बना CO2। सी में लिखा हुआ है H2 गैस, उससे बने 2H गैस। और चौथा लिखा हुआ है CH4 गैस, ये कन्वर्ट हुआ C प्लस 4 हाइड्रोजन गैस। और इधर लिखा हुआ है PQRS, और P में लिखा हुआ है डेल HR इक्वस टू डेल CH, डेल RH इक्वस टू डेल FH। डेल RH को आप बोल सकते हैं डेल H एटोमाइजेशन, और यहाँ डेल RH को लिखा सकते हैं डेल H बॉन्ड। तो क्या है ये? ठीक, ऐसा मिलेगा आपको तो देखो वही बात है, कम से कम ऐसे तो बनाने आने चाहिए आपको। रिएक्शन देखकर आप पहचान पाएंगे कौन सा कंबंशन है, कौन सा फॉर्मेशन है, कौन सा एटोमाइजेशन है। ये भी तो आ सकता है ना। मैं तो टेस्ट पेपर के क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, तो ये आपके टेस्ट में भी आएंगे ऐसे। खैर ये टेस्ट पेपर नहीं आएगा आपका कभी भी, इसलिए मैं करवा रहा हूँ इसके, है ना। ये वो वाला पेपर है जो आपका कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं इसमें से क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आप कर नहीं पाएंगे, मतलब आप सहन नहीं कर पाएंगे इस बात को, ठीक है। अगर किसी दिन मैंने इसका टेस्ट ले लिया आपका तो फिर दिक्कत आ जाएगी आपको, सहन नहीं होगा आपसे ये थर्मोडायनेमिक्स।
ये तो आसान है, पहला वाला फॉर्मेशन तो नहीं हो सकता क्योंकि डायमंड से तो नहीं बना सकते CO2, लेकिन डायमंड का कंबंशन तो हो सकता है वो, क्योंकि डायमंड किस में जा रहा है, CO2 में ही जा रहा है, तो उसको आप बोल लो कंबंशन, यानी कि वो तो पहली वाली आ जाएगी, तो ए का तो पी आ जाएगा। दूसरा वाला भी सही दिख रहा है, वो तो ग्रेफाइट से CO2 बनाना क्या कहलाएगा, CO2 का फॉर्मेशन ही कहलाएगा वो, तो वो फॉर्मेशन ही तो उसका भी सेम ही आ जाएगा, बी का क्यू ही लिख लेंगे। ये तीसरे वाले इनको चेंज कर दो, देखो H2 में आप उसको H2 का एटोमाइजेशन भी बोल सकते हैं वैसे तो, कि आपने 1 मोल H2 कन्वर्ट किस में किया, 2H में, पर उससे बेटर है कि वहाँ तो एक ही बॉन्ड टूटा है, तो आप उसको एटोमाइजेशन के अलावा क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड डिसोसिएट भी तो बोल सकते हैं। अरे हाइड्रोजन में तो एक ही बॉन्ड थोड़ा ना अपन ने, तो चाहे तो मैं उसको बोलूँ क्या, एटोमाइजेशन, एटोमाइजेशन भी बोला जा सकता है, वो गलत नहीं है, पर उसको क्या बोल सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी भी तो बोल सकते हैं उसको। पर चौथे वाला क्या है, वो पक्का केवल क्या हो सकता है, एटोमाइजेशन, और बॉन्ड एनर्जी नहीं है CH की। तो कितने बॉन्ड तोड़े गए होंगे यहाँ पे, 4 CH के बॉन्ड तोड़े गए होंगे किस वाली में, चौथी वाली रिएक्शन। तो चौथी वाले का जो डेल्टा H एटोमाइजेशन है वो एक्चुअल में क्या है, 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा H बॉन्ड डिसोसिएशन किसका है, वो CH4 का। पर पहले वाले में कोई दिक्कत है क्या, तीसरे वाले में H2 से 2H बनाने के लिए क्या किया गया होगा, H2 का एक ही बॉन्ड तोड़ा गया होगा, तो उसको वही बोल देंगे क्या, तो बस होगा क्या, A का P आएगा, B का Q आएगा, C का R आएगा और C का S आएगा और D का R आएगा। तो उस लास्ट वाले को चेंज कर लेंगे। तो ऐसे ये रिएक्शंस पहचाननी पड़ेगी, आगे 10 साइन दिए रहेंगे, कौन सी प्लस है कौन सी माइनस है। तो पहली वाली क्या है, वो कंबंशन, तो ऑलवेज कैसा एक्सोथर्मिक। दूसरा वाला क्या है, वो फॉर्मेशन, तो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। दूसरी वाली रिएक्शन क्या है, क्या लगती है आपको, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक, क्या होगी दूसरी वाली, पहली वाली तो मान ली मैंने कि ऑलवेज एक्सोथर्मिक, दूसरी वाली क्या है, एक्सो या एंडो, या कुछ भी हो सकती है। अरे कुछ भी नहीं हो सकती है, किसने बोला, फॉर्मेशन ही ये, उस ग्रेफाइट का कंबंशन भी तो है ये, वो तो अपना ऑप्शन मैच करने के लिए मैं उसको वहां लिख रहा हूं, पर क्या ये ग्रेफाइट का कंबंशन नहीं है। आप क्यों पढ़ रहे हैं कि CO2 का फॉर्मेशन है, मैं तो ये पढ़ रहा हूं कि क्या है ये ग्रेफाइट का क्या हो रहा है, कंबंशन हो रहा है। और किसी का भी कंबंशन कैसा होता है, एक्सोथर्मिक, तो ये भी एक्सोथर्मिक है, ये भी एक्सोथर्मिक है, और ये दोनों नीचे वाली इसमें बॉन्ड टूट रहे हैं दोनों, क्या है ये एंडोथर्मिक है ऑलवेज। तो ये दोनों ऑलवेज एंडोथर्मिक है और वो दोनों ऑलवेज क्या है, एक्सोथर्मिक है। देखो कुछ याद रखेंगे, पानी का फॉर्मेशन केवल पानी का फॉर्मेशन नहीं है, पानी का फॉर्मेशन हाइड्रोजन का कंबंशन भी है। तो मैं ये जरूर बोल सकता हूं कि पानी का फॉर्मेशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन का कंबंशन तो ऑलवेज कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो हर फॉर्मेशन में अगर पानी का फॉर्मेशन आए तो आप मानकर चलें कि पानी का फॉर्मेशन एंडो कभी नहीं आएगा। पानी का फॉर्मेशन क्या मिलेगा आपको, एक्सोथर्मिक। कभी आपको CO2 का फॉर्मेशन आ रहा है तो आप CO2 के फॉर्मेशन को मे बी वाला केस नहीं बताएंगे। ये आपको याद होना चाहिए कि CO2 का फॉर्मेशन कुछ नहीं है, वो कार्बन ग्रेफाइट का क्या है, वो कंबंशन भी है, और कंबंशन तो ऑलवेज कैसे होते हैं, एक्सोथर्मिक। तो वो रिएक्शन भी क्या है, एक्सोथर्मिक है। हाँ आप कुछ और बना रहे हैं, N2 + H2 से NH3 बना रहे हैं, तो मे बी वाला केस है। आप सल्फर + O2 से SO2 बना रहे हैं, तो वो भी एंडोथर्मिक नहीं, क्या आएगा, एक्सोथर्मिक ही आएगा। आप मानने में पड़ रहे हैं कि वो SO2 का क्या है, फॉर्मेशन, बड़ो सल्फर का क्या है, कंबंशन भी तो है वो। तो ये कुछ चीज़ें आपको मानकर चलनी है, ऐसा दिक्कत आएगी आपको कि O2 से जलना मतलब कंबंशन, तो वो कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लेकर चलेंगे। रिएक्शंस को रिवर्स कर दे तो साइन आपको बदल देना है, प्लस से माइनस हो जाएगा और माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और ये एंथैल्पी सबसे IMP हेडिंग है, और ये एंथैल्पी के पोर्शन तक की बातें आपकी क्या हुई, कंप्लीट हुई, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है, ठीक है। दूसरा एक थर्मोडाइनेमिकल इक्वेशन क्या क्या बताती है, तो क्या क्या बताती थर्मोडाइनेमिक इक्वेशन, वो आपको क्या क्या बता सकती है, तो वो आपको बता सकती है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, वो आपको इन्फॉर्मेशन दे सकती है एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, वो आपको ये बता सकती है कि साथ में अपन लिखते हैं डेल्टा H, तो इसको बोलते हैं थर्मो, डेल्टा H लिखा हुआ है तो अपन ये बता सकते हैं कि वो एक्सोथर्मिक है या वो एंडोथर्मिक है। बट देखो सभी भी साथ में क्या नहीं लिख रहे हैं अपन, डेल्टा G को नहीं लिख रहे हैं। और कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, कौन बताएगा, वो डेल्टा G डिसाइड करेगा। तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा, बार बार लिखवा नहीं रहा हूँ उस चीज़ को, लेकिन फिर भी आप याद रखेंगे कि आपसे पूछेगा कि थर्मोडाइनेमिकल इक्वेशन कैन रिप्रेजेंट, तो पहला ऑप्शन कैन नॉट रिप्रेजेंट, तो पहला लिखा रहेगा इट इज रिप्रेजेंट फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो बताती है।
इट रिप्रेजेंट एलोट्रोपिक फॉर्म, तो वही बताता है कि ग्रेफाइट लिख रहे हैं कि डायमंड लिख रहे हैं। इट रिप्रेजेंट एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक नेचर, तो वो भी बताती है, प्लस में लिख रहे हैं या माइनस में लिख रहे हैं। बट इट कैन नॉट रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, आप उसकी इक्वेशन देखकर नहीं बता पाएंगे। वो आपको आगे जाके क्या निकालना पड़ेगा, उसका डेल्टा जी निकालना पड़ेगा, और उससे पता चलेगा कि किसका डेल्टा जी प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, उससे पता चलता है कि होगी कि नहीं होगी। तो वह क्वेश्चन दिखिए आपको, तो मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, बस बोल दिया एक बार, कभी आप देखेंगे मॉड्यूल में, बुक में मिल जाएगा आपको, तो उसको भी आप थोड़ा ध्यान से लगा लेना। एक ही चीज़ नहीं बताती, क्या नहीं बताती, स्पॉन्टेनियस नेचर नहीं बताती, तो इतना हो जाएगा। बाकी एंथैल्पी वाला पोर्शन तो आपका कंप्लीट हुआ। दूसरा मैंने आपको एक बात बताई थी, वो आइडियल गैस के लिए टेम्प आइसोथर्मल प्रोसेस में जो एनर्जी है वो 3/2 RT है। तो कभी कभार आपसे एंथैल्पी पूछ ले तो आ जाएगी ना 5/2 RT मोनोएटॉमिक गैस के लिए। 1 मोल अगर लेंगे तो क्या आएगी, एंथैल्पी का फार्मूला क्या होता है, H + PV। एंथैल्पी का फार्मूला H किसके इक्वल, E + PV के, और E कितना होता है 3/2 RT, और PV किसके बराबर, PV = क्या होता है nRT। तो अगर 1 मोल गैस लेके चलें तो PV किसके इक्वल, RT के, तो वो 3/2 RT, और ये 1 RT, दोनों मिला के कितने बनेंगे 5/2 RT। ठीक है। डेल्टा H आइसोथर्मल का भी 0 होता है, पर सबका नहीं होता है। फिर वापस किसका 0 होता है, वापस किस में 0 आएगा, ये आइडियल गैस के लिए आप अगर डेल्टा H ला रहे हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। बाकी आगे देखेंगे NCP डेल्टा T और NCV डेल्टा T से कि ये वैल्यू क्या आती है, तो ये कुछ अलग अलग चीज़ें हैं। बाकी हेज लो और ये कल के अब कंप्लीट हो गया। 2 हेडिंग और बची है, एंट्रोपी और एक बचा गिब्स फ्री एनर्जी, तो 2 दिन का और है, कल और परसों 1 दिन और मान लें। CPC भी और है, तो इस वीक में, आज क्या हो गया, गुरुवार हो गया पर, है ना, ठीक है, तो शुक्रवार शनिवार में कंप्लीट। ठीक, बाकी चलो बस बहुत है, ब्रास एंट्रोपी तो कल से चालू करें।